अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पहला लेक्चर है। कल आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उनका एक एक करके जो है आज जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन ये किया गया है, सर लेक्चर 2 टेंसेस वाला, उसमें मुझे क्लियर कर दें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ में है या नहीं। गालबन ये पूछना चाह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज़ में है या नहीं। बिल्कुल वो यूज़ में है। फ्यूचर के जो है कंटिन्यूअस टेंस वो यूज़ में क्यों नहीं है, यूज़ में है वो। उसका जैसे जुमला है उसका, आई विल हैव बीन गोइंग टू कोर्ट फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। आई विल हैव बीन गोइंग टू कोर्ट फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल यूज़ में है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंडली सिंस एंड फॉर का जो डिफरेंस आपने बताया कि सिंस इज़ यूज्ड व्हेन पीरियड ऑफ टाइम इज़ अनकाउंटेबल। तो सर जब सेंटेंस में 1980 2020 आ जाए तो हम सिंस यूज़ करते, तो क्या अनकाउंटेबल पीरियड ऑफ टाइम, ये इसमें जो है ना, मुझे लगता है कि आप दो की तरह की चीज़ों की मुझे समझ आ रही कि आप पूछना चाह रहे हैं। या तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 1980 से लेके कोई बंदा काम कर रहा है और अभी तक कर रहा है, तो उसके लिए आप याद रखें हमेशा सिंस ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके लिए हमेशा सिंस ही इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस शुगर मिल सिंस 1980। ठीक है, या आई हैव बीन वर्किंग इन दिस शुगर मिल सिंस 2020। ठीक है, तो एक साल का ज़िक्र करके, किसी सन का ज़िक्र करके बताना कि उस वक़्त से लेके अब तक जो है वो काम कर रहा है, तो उसके लिए सिंस ही लगेगा, आपने फार नहीं लगाना। ये अनकाउंटेबल ही आप समझ ले कि इसको समझना है। दूसरी बात ये मुझे लगा कि शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उसने 1980 से लेकर 2020 तक का पीरियड में अगर काम किया है, तो इसमें सिंस और फॉर वाला टेंस आएगा ही नहीं। इसमें आप लिखेंगे ही वर्कड इन द मिल फ्राम 1980 टू 2020। ही वर्कड इन द मिल फ्राम 1980 टू 2020। इसमें जो है अगर 1980 टू 2020 है तो उसमें जो है आप वो सिंस फॉर वाला सिलसिला आएगा ही नहीं। उसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जो है वो, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में जो है आप उसको लिखेंगे। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे है तीसरा, एंड सर ये भी बता दें कि सम टाइम एक सेंटेंस में एक ही वर्ड एडजेक्टिव अच्छा एडवर्ब हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है और बहुत मैच्योर किस्म का क्वेश्चन है। अच्छा, जो एक वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आपने ये पूछा कि उसकी पहचान कैसे करनी है। तो भाई जब वो लफ्ज़ जो है वो जब किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो उसको समझना है आपने कि एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और अगर वो किसी जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो तो समझ लें कि वो एज ए एडवर्ब जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी मैं आपको मिसालें दूँ। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं वो एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे लफ्ज़ हार्ड है, फास्ट है, आउटसाइड है, मंथली है, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मैं अगर कहूँ द आयरन इज़ हार्ड, ये एक जुमला है, द आयरन इज़ हार्ड, लोहा, तो इसमें आयरन नाउन है और हार्ड जो है उसकी सख्ती बयान कर रहा है, तो हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है। तो वो अब किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो चूँकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए हार्ड जो है एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है इसमें। आगे है, यू हैव टू नॉक द डोर हार्ड, यू हैव टू नॉक द डोर हार्ड, दरवाज़े पे सख्ती से दस्तक दो। तो इसमें जो है
इसमें जो है नॉक जो है वो वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो हार्ड जो है चूँकि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब आया है। हार्ड का लफ्ज़ एज ए एडवर्ब आया है क्योंकि वो एक जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नोक जो है वो इसमें वर्ब है। इसी तरह आगे शी ड्राइव्स आ फास्ट कार। शी ड्राइव्स आ फास्ट कार, इसमें जो है जो फास्ट का लफ्ज़ है ये एज ए एडजेक्टिव आया है क्योंकि ये कार को जो है वो कार चूँकि नाउन है तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एज ए एडजेक्टिव आया है। शी ड्राइव्स अ फास्ट कार। लेकिन अब अगर हम फास्ट को ऐसे इस्तेमाल कर लें कि शी कैन स्विम फास्ट, शी कैन स्विम फास्ट या ही कैन स्विम फास्ट, तो इसमें स्विम क्या है, स्विम जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो फास्ट चूँकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब आया है लफ्ज़ फास्ट। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है जनाब के सर इंग्लिश ग्रामर के बेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो इंग्लिश ग्रामर को बेस्ट करने के लिए भाई यही है कि आप इंग्लिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और उसको चेक करवाएं। ये इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है। अगर आपको ऐसी सहूलत कहीं से मैसर है कि आप अंग्रेज़ी डेली की बुनियाद पे लिख सकते हैं और किसी ना किसी टीचर को अगर डेली की बुनियाद पे आप उसको चेक करवा सकते हैं, तो यकीन करें कि आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना कि आप अपनी ग्रामर कितने अरसे में बेस्ट कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट है। आप बड़े कम अरसे में जो है इसको ग्रामर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब टीचर को लिख के दिखाएंगे वो आपको उसकी गलती जो है वो बताएगा, तो वो जब कोई गलती आपकी सिंगल आउट करता है ना तो वो जल्दी आपको भूलता नहीं है। आप जो है वो उसको ज़्यादा अरसा जो है याद रखते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको प्रैक्टिस परफेक्ट कर देगी इसमें ग्रामर में। आगे आज 5वां क्वेश्चन है आगे, और सर कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बता दीजिएगा। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस गालबन आप ये क्लासेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस की तो इसमें नहीं होती, वो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्लासेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये जो हम काफ़ी सारे जुमले जो है मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करके जो है उनको इकट्ठा मिला के लिख देते हैं, तो उनको क्लासेस कहते हैं। वो आगे एडवांस अंग्रेज़ी जो है वो जब हम करेंगे ना एडवांस ग्रामर, तो उसमें मैं आपको क्लासेस सिखाऊंगा, वो लाजमी सीखने वाली चीज़ें हैं। और अगर उम्मीद है कि आप लोग उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये अंग्रेज़ी सब्जेक्ट बहुत खुश किस्म का ड्राई किस्म का सब्जेक्ट है। इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम ही होता है, और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें रहा ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर हम जो है पहले ये सिंपल ग्रामर करने के बाद एडवांस ग्रामर की तरफ जाएंगे, उसमें हम क्लासेस करेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा जब आपने इम्तहान में बैठना ना, किसी भी इम्तहान में बैठें, तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने क्लासेस में जो है वो जुमले नहीं लिखने, उधर आपने छोटे छोटे जुमले लिखने हैं, उसमें गलती का इम्कान कम होता है। अगर क्लासेस की सूरत में आप जो है या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की सूरत में आप जुमले लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गलतियां करेंगे। अब क्लास की मैं आपको यहाँ तो मिसाल ही दे सकता हूँ कम्प्लेक्स सेंटेंस की, बाकी हम इसको बाद में एडवांस ग्रामर में इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये जैसे ये एक फ़िक्रा है, माई ब्रदर गोज़ टू सुफ़ा स्कूल, ये एक सेंटेंस से आगे आ गया। विच इज़ सिचुएटेड इन सिटी उकाड़ा, हुज मैंगोज़ आर फेमस एज़ वेल। ठीक है, तो इसमें हमने 3 जुमले जो है उनको हमने जो है वो जोड़ा है, क्लासेस की सूरत में जोड़ा है। ठीक है, तो दोबारा दोहरा देता हूँ। माई ब्रदर गोज़ टू सुफ़ा स्कूल विच इज़ सिचुएटेड इन सिटी उकाड़ा, हुज मैंगोज़ आर फेमस एज़ वेल। ठीक है, तो ये होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस या क्लासेस जो है जोड़ के लंबे लंबे जुमले बनाना। अच्छा जी, आगे अगला क्वेश्चन है, सर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में किस प्लेस पे यूज़ होते हैं।
एंड हेल्पिंग वर्ब गालबन वो जो हम छठी सातवीं क्लास में जिस किस्म के वो हम पूछा करते थे, वो टीचर हमको बताया करते थे कि पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, गालबन उस तरह से पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर जो है ना जुमला टेंसो वाला है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मतलब कोई जानदार बेजान चीज़, ठीक है, असलम अकरम, जो है कोई भी डॉग, कैट, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो इसमें जो बंदा कुछ ना कुछ कर रहा हो वो सब्जेक्ट है, वो पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज़ एम आर वाज वर, हैज़ हैव हैड कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो मेन वर्ब आती है, जैसे गो है, वेंट है, गोन है, ईट है, ईटन है, ये सारी जो है ये वर्ब है। सबसे एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दोबारा दोहरा देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर मनफी करना हो जुमले को तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं हम। ये जो इज़ एम आर वाज वर, ये इस किस्म की जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको हम बाहर निकाल देते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज को लगा के आपने बाहर निकालना है। और पास्ट इंडेफिनिट में डिड को आपने बाहर निकालना है, डिड का इजाफा उसमें करके उसको बाहर निकाल के जो है आपने मनफी बनाना है। उसके बाद नाट लगा के और सवालिया बनाने के लिए इन दोनों को आपने बाहर निकालना है, ठीक है। तो सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हमेशा बाहर निकालते हैं, और मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नाट लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज की जो है उसका इजाफा करके इन्वर्शन करते हैं, हम सवालिया बनाते हैं, मनफी करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जो है डिड जो है उस डिड की इन्वर्शन करते हैं, डिड का इजाफा करते हैं। ये आ गया जो है टेंस। उसके बाद जो है हम तरतीब पढ़ते हैं इसकी। पैसिव का क्या होता है तरतीब? पैसिव में सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। उसके बाद अगर फ़िक्रे की ज़रूरत हो तो आप जो है बाई लगा के सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है। उसके बाद जो है जो है वो अगर आपने लगाना हो उसमें सब्जेक्ट का लगाना हो तो बाई लगा के आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे द फूड इज़ बीइंग ईटन बाय मी, द फूड इज़ बीइंग ईटन बाय मी, इसमें द फूड जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया, ईटन जो है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई, बाई और मी जो है वो सब्जेक्ट आ गया इसमें। अच्छा जी, उसके बाद आगे अच्छा जी, कम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो गया। आगे तर्जमा करने के असूल बता दे प्लीज़, ये वाला क्वेश्चन है। ये एक जनरल क्वेश्चन है। तर्जमा करने के लिए असूल यही है कि आप जो है ना पहली बात तो ये है कि आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है वोकैबलरी अच्छी होने के साथ आपको ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। और ये दो चीज़ें जब आपको आती हों तो फिर आप किसी भी पैरे का तर्जमा करें या अपनी तरफ से पैरा लिखें, तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं उर्दू से अंग्रेज़ी में। आप डायरेक्ट पैरा लिखें, ऐसे वगैरह लिखें, लेटर वगैरह लिखें, वो किसी को चेक करवाएं। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले भी बताया था कि आपने अपनी जो है वोकैबलरी वो कैसे ठीक करनी है। वोकैबलरी ठीक करने का तरीका ये है कि आप जो है वो एक तो आप मुश्किल अल्फाज जो है उनके मीनिंग देखा करें, अपने मोबाइल में डिक्शनरी कर लें। जब आप कोई किताब वगैरह या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डिक्शनरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप रट्टे मार मार के आपने याद नहीं करना, बस थोड़ा बहुत ज़हन नशीन करने की कोशिश किया करें, लेकिन वोकैबलरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्फाज के मीनिंग्स जो है आपकी भी वोकैबलरी जो है वो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद बढ़ना जो है वो शुरू हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलना, आपकी वोकैबलरी बढ़ती जाएगी। बस जो ही आपके सामने को मुश्किल लफ्ज़ आए
तो आप जो है वो उसका जो है वो मीनिंग देख लिया करें। अब आप लोग मुझको ना याद करवाना, किसी दिन मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, ये गूगल ऐप पे मिल जाती है वो एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे डार न्यूज़पेपर की है वो एप्लीकेशन। उस पर जो है ना उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ से आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, कोई मुश्किल लफ्ज़ अगर आ गया है तो आप वहीं से उसका जो है वो मायने देख सकते हैं, मीनिंग उसका देख सकते हैं। उस लफ्ज़ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका मीनिंग वो वहीं के वहीं वो बता देता है, अलहदा से डिक्शनरी जो है वो खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एक आपने वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आपने डिक्शनरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने कंसल्ट करना है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये न्यूज़पेपर किताबें वगैरह आप मैं क्यों कहता हूँ कि आप ये पढ़ा करें, उसमें जो है अच्छी अच्छी फ्रेजेस आपको मिल जाती है, उनका इस्तेमाल किया करें। ठीक है, मसलन आपने ये जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस पर कहीं पे लिखा हुआ है कि द बॉय सेट द हाउस ऑन फायर, घर को आग लगा दी। ठीक है, तो उसमें आप ये अच्छी फ्रेज़ है, सेट ऑन फायर ये अच्छी फ्रेज़ है, सेट ऑन मोशन ये अच्छी फ्रेज़ है। तो इस किस्म की फ्रेजेस को आप अंडरलाइन कर लिया करें, उनको याद कर लिया करें, तो वो जब आपने तर्जमा करना हो तो वो आपको इस्तेमाल आएंगी, वो इस्तेमाल में आएंगी। यही अंग्रेज़ी जो है उसको खूबसूरत जो है करती है। मतलब आपको पता चल जाता है कि जुमले इकट्ठे जो है उनको कैसे इकट्ठे लिखते हैं। जैसे है दी शेडोज़ ऑफ वार आर लूमिंग लार्ज, जंग के साए मंडला रहे हैं। द शेडोज़ ऑफ वार आर लूमिंग लार्ज, लूमिंग लार्ज को आपने अंडरलाइन कर लेना है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपने ज़हन नशीन करते रहना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी, और तर्जमा भी आप अच्छा करना सीख जाएंगे। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, आई फाइंड डिफ़िकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस। एक बात तो समझ आ जाते हैं दैन भूल जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट कुछ प्रैक्टिस के लिए मुझे जो जुमले भी सजेस्ट किया कीजिए। अच्छा, ये हमने प्रैक्टिस के लिए ना जुमे और हफ्ते का दिन जो है वो हमने, जुमे और हफ्ते का कह रहा हूँ, जुमे और इतवार का दिन जो है ना वो हमने मखसूस किया, उसमें जो है आपका टेस्ट लिया करेंगे। और जो है ना ये बात जो आप कर रहे हैं ना कि आप एक बार करते हैं वो दूसरा टेंस याद करते हैं वो भूल जाते हैं दोबारा, तो आप इसको जो है अपने याद करने का तरीका आप बदलें। अगर रट्टे मार मार के चीज़ों को याद करेंगे तो वो कभी भी याद नहीं होगा। तो आप जो है ना अपना याद करने का तरीका बदले, आप अपनी विजुअलाइजेशन जो है, तख़य्युलात को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, बजाय इसके कि आप रट्टे मार के जो है वो याद करेंगे तो फिर आपको याद नहीं होगा। तो इसमें जो है ना आप ये मेन चीज़ जो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है ना इन पे फोकस किया करें ज़्यादा। तो जब आप इन पे फोकस करेंगे तो ये आपको भूलना बंद हो जाएंगे, ये टेंसेस ज़्यादा सा याद रहेंगे। टेंसेस में होता ही यही है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। जिनको इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से आ गया समझ लो, उसको जो है वो अंग्रेज़ी 70% अंग्रेज़ी जो है उसको आ गई। अब ये वर्ब जो है मैंने आपको बताया था, वर्ब वो होती है जो किसी काम के करने का बताती है, जिसकी आगे 3 हालतें होती हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो होती है जो मेन वर्ब जो है उसकी हेल्प करती है। अब इनका काम क्या होता है? वर्ब का काम होता है कि एक तो इसने काम बताना होता है। ठीक है, काम मतलब अगर मैं लिखूँ वाक, तो उसका मतलब है कि कोई बंदा चल रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ स्टैंड तो उसका मतलब है खड़ा होना। ठीक है, सिट उसका मतलब है बैठना। ठीक है, ये सारे काम है। रन उसका मतलब है दौड़ना, ड्राइव उसका मतलब है गाड़ी चलाना। ठीक है, आगे है इनकी हालतें। हालतें इनकी क्यों हैं? हालतें इसलिए हैं कि हालत ने ये तो बताना होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम की हालत क्या है। ठीक है, आप खाना डेली खाते हो, या आप खाना खा रहे हो, या आपने खाना खाया था, या आप खाना जो है वो, मतलब ये उसने आगे साथ हालत भी बतानी है। अगर वर्ब के साथ आई एन जी आ गया तो उसका मतलब है कि आप खाना खा रहे हो।
अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आए तो उसका मतलब है कि खाने में चुके का फैक्टर आ गया कि आप ये काम मुकम्मल कर चुके हो। ठीक है, अगर दूसरी आई तो इसका मतलब है कि आपने माजी में ये काम किया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका काम होता है, इन्होंने ज़माना बताना होता है आपको कि ये काम किस ज़माने में हुआ। वर्ब ने तो काम बताया और उसकी हालत बता दी कि हालत कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या इंडेफिनेट है। समझ आ गई ना, इन्होंने तो हालत बतानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ने ज़माना बताना है। ज़माने कौन से हैं? माजी, हाल, मुस्तकबल। अब एक जुमला है आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब इज़ एम आर की माजी की शक्ल क्या है? वाज वर है। ठीक है, अगर आपने जो है ना हाल में फ़िक्रा हमने बनाया कि आई एम मीटिंग फूड, ये हाल का फ़िक्रा है। अब इसको आपने अगर माजी में करना है कि मैं खाना खा रहा था, तो आप इज़ एम आर की जगह पे आप वाज वर कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर इसी को आपने फ्यूचर में करना हो कि मैं खाना खा रहा हूँगा, तो इसमें आपने विल बी, शैल बी और साथ में आई एन जी लगा देना है। ठीक है, तो ये आपको फ़र्क जो है ना ये थोड़ा समझना पड़ेगा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। और ये जो है ना तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है आपको समझने में, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। शर्त यह है कि आप जो है ना यहाँ पे अटैच रहें और लेक्चर वगैरह डेली सुनते रहें। जब हम लोग पहली पहली बार ये चीज़ें पढ़ने जाते थे तो हमको भी जल्दी ये समझ नहीं आती थी, लेकिन हमने किया ये है कि हम मुसलसल मतलब ये चीज़ें पढ़ते रहे, हमने वो काम ये छोड़ा नहीं। मतलब अब ये आसान लगती है। एक वक्त आता है कि आपको ये ना सिर्फ इनकी समझ आएगी बल्कि ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो आपने हौसला नहीं हारना है, इनको समझने की कोशिश करते रहना, ये आपको समझ आ जाएगी। एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, ये समझ आपको आनी ही आनी है इसकी। आगे आ गया जी अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी मेक पैसिव वॉइस कैन वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जो है पैसिव नहीं बनते। एक जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस जो सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस उसके भी जो है वो नहीं बनता पैसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस इनके पैसिव बनते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का एक तो पैसिव नहीं बनता, दूसरे ये जो है आपने ये बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन टेंसों के जो है ना फ्यूचर पैसिव नहीं बनते। ठीक है, ये वाले जो हैज़ है सिंस फार वाले इनके वो पैसिव नहीं बनते। पैसिव बनाएंगे भी वो कैसे? पैसिव वाली चीज़ तो उसमें पहले ही मौजूद है इन फ़िक्रों में, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, ये चीज़ें तो इनमें पहले ही मौजूद हैं। ठीक है, तो अब वो दो दो लगा के तो इसके पैसिव नहीं ना बना सकते। अब पैसिव बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बीइंग यूज़ करते हैं, बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इनमें पहले ही मौजूद है। अब वो दो बार तो लिख नहीं सकते, बीन बीन दो बार नहीं लिख सकते, इसी तरह बीइंग बीइंग दो बार नहीं लिख सकते, तो इसलिए इनके पैसिव है ही नहीं। आगे आ गया सर, काइंडली सेंड सजेस्ट सम एक्सरसाइजेज रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस क्वेश्चन की मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आ सकी कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। अब इसकी आप प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस करनी तो आप टेंसेस की करें, वो तो सिर्फ जुमलों के नाम है। अच्छा, इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना तो आप मेरा लेक्चर एक बार दोबारा देखें, उसमें ये देखें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या क्या हैं। ठीक है, और फिर आपने उनकी अगर प्रैक्टिस करनी तो आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें। न्यूज़पेपर या कोई भी किताब आप जब पढ़ रहे हो ना तो उसमें ये देखें कि ये जो आपने फ़िक्रा एक पढ़ा है, इस सेंटेंस एक पढ़ा है, उसमें आर्टिकल कौन सा है, नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो ये और किया करें, ये प्रैक्टिस है इसकी। ठीक है, तो वो हल्का सा मैं दोहरा देता हूँ। इस इधर जो मेन जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन होता है, नाउन चीज़ों के नाम है। ये मटेरियल चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं, इमटेरियल चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं। जब आप डिक्शनरी खोल के देखें तो आगे लफ्ज़ के आगे एन अगर लिखा हो तो उसका मतलब है कि यह नाउन है। ठीक है, और इसी तरह वो जो है आगे जो लफ्ज़ नाउन को क्वालिफाई करे, उसकी खूबी खामी बयान करे, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ब्यूटीफुल बॉय, हैंडसम बॉय, ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट ये चूँकि एक नाउन जो है उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हैं।
अब डिक्शनरी आप खोल के तो कोई लफ्ज़ देखेंगे ना, तो बाज़ औक़ात आपने लफ्ज़ों के आगे लिखा होगा ADJ लिखा होता है, ADJ एब्रीवेशन की सूरत में, तो उसका मतलब होता है कि ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद वर्ब आ गया। वर्ब क्या होता है? वो किसी काम के करने को वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी में वर्ब के आगे वी लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह आगे जो है वो आ गया एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब में कोई चीज़ ऐड करना, ऐड प्लस वर्ब, उससे ये लफ्ज़ बना है एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये वर्ब जो है उसको क्वालिफाई करता है, उसकी कोई तारीफ़ वगैरह करता है। शी वॉक्स ब्यूटीफुली, शी टॉक्स ब्यूटीफुली, ठीक है। तो इसमें ब्यूटीफुली जो है ये वॉक और टॉक मतलब काम को जो है उसको ये क्वालिफाई कर रहा है, उसकी तारीफ़ें कर रहा है काम की। एडजेक्टिव ने नाम की तारीफ़ करनी है और एडवर्ब ने जो है वो काम की तारीफ़ करनी है। ये बात आपने ज़हन में याद रखनी। तारीफ़ करनी है या उसको क्वालिफाई करना है या जो भी करना है उसके साथ। एडजेक्टिव ने नाउन का करना है, एडवर्ब ने वर्ब का करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो एडवर्ब का इसमें ADV इस तरह का कुछ लिखा होगा डिक्शनरी में जो एडवर्ब लफ्ज़ है एब्रीवेशन में। अच्छा, उसके बाद प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है ये दो नाउन का आपस में तल्लक बताता है। जैसे द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, एक बुक है एक टेबल है, तो वो ऑन बत जो है वो प्रपोजिशन है, तो वो बता रहा है, ये रिश्ता दोनों में बता रहा है, बुक में और टेबल में, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन का काम है, ये मतलब मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसकी अगर आप कोई प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हो तो ये आप यही किया करें कि आप जो है ना वो न्यूज़पेपर जो है या जो भी आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें कोशिश किया करें ये समझने की इसमें ये जो है इसमें आर्टिकल लिखा हुआ। आर्टिकल कहते हैं ये जो हम यूज़ करते हैं दी ए एन, ये आर्टिकल हैं, ठीक है। और देखा करें कि इसमें इस फिक्रे में ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये इसकी प्रैक्टिस है। होप के आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे है व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इन इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इन इंग्लिश ग्रामर, ये अब अजीब सा क्वेश्चन है। अब अच्छा, ये भाई जिसने भी ये क्वेश्चन किया ना वो दोबारा इसका करे, मतलब ये हिस्सा है अब इंग्लिश लैंग्वेज का अब हिस्सा है। अब ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बंदा पूछे कि टेंसों के क्या रोल होता है या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल है। लेकिन ये है कि शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं एक्टिव एंड पैसिव। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिव सेंटेंस हम हमेशा उसको कहेंगे जिसमें जो है वो सब्जेक्ट मौजूद हो, यानी टेंस वाला जो फिक्रा है ना, टेंस वाला, और टेंस को हम एक्टिव क्या कहेंगे, टेंस को हम एक्टिव कहेंगे। पैसिव फिक्रा वो है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो। जैसे एक्टिव फिक्रे में हम ये कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसमें काम करने वाला मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक्टिव फिक्रा है। टेंस वाले फिक्रे को ही एक्टिव कहते हैं। असल में अंग्रेज इसको एक्टिव पैसिव नहीं कहते, वो इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। ये एक्टिव पैसिव इसका नाम हमने रखा है, हमारे जो पुराने टीचर थे उन्होंने रखा हुआ है कि अच्छा जी अब अंग्रेज़ी की क्लास है तो चलो आज एक्टिव पैसिव कहते हैं, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ इसको एक्टिव पैसिव नहीं कहते, वो अंग्रेज़ एक्टिव कहते हैं टेंस वाले जुमले को जिसमें काम करने वाला मौजूद हो। आई एम गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये वाले एक्टिव फिक्रे हैं। पैसिव फिक्रे वो होते हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो, ठीक है। जैसे अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं आगे से कहूँ कि पढ़ाई करवाई जा रही है, पढ़ाई पढ़ाई हो रही है या पढ़ाई करवाई जा रही है या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैंने एक पैसिव जो है वो लफ्ज़ यूज़ किया है कि पढ़ाई करवाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट जो काम हो रहा है वो मौजूद है सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। और इसमें अगर आपने वो लगाना भी है, इसमें सब्जेक्ट तो वो एंड में लगेगा, बाय लगा के आप लगा देंगे, लेकिन वो बुरा लगता है, नहीं लगाना चाहिए आपको। दूसरा इसका जो पर्पस रोल आपने पूछा है इसका पैसिव का, ये बाज़ का जो है ये जुमले की ज़रूरत बन जाती है और बाज़ का जो है वो मतलब जो है जुमले को खूबसूरत करने के लिए भी इसमें इस्तेमाल पैसिव कर दिया जाता है।
अब इसकी मैं आपको क्या मिसाल दूँ, मतलब द रिच मैन हैज़ प्रोमलगेटेड द लॉ only to be abrogated by the poor man has promulgated the law या enacted the law only to be abrogated by the rich man या rich people। ठीक है, तो इसमें जो एंड में इस्तेमाल किया है ना, ओनली टू बी एब्रोगेटेड बाय द रिच पीपल। ठीक है, ओनली टू बी एब्रोगेटेड बाय द रिच पीपल, तो ये जो है ये पैसिव है, फ़िक्रे की शक्ल। अगला फ़िक्रा जो है उसकी पैसिव शक्ल है। तो इसमें जो है इस तरह से जो एडवांस लेवल के फ़िक्रे हैं उनको आप जो है खूबसूरत करने के लिए या उसी फ़िक्रे में ही कोई चीज़ ऐड करने के लिए जो है आप पैसिव इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप ये लिख सकते हैं द बॉय केम इन द क्लास लेट एंड दैट्स वाई ही वाज बीटन अप। ठीक है, तो एंड दैट्स वाई ही वाज बीटन अप ये जो है वो मतलब पैसिव है फ़िक्रे की फॉर्म, मतलब वो उसी की ज़रूरत भी बन गई और फ़िक्रा अच्छा भी लगता है। द बॉय केम इन द क्लास लेट एंड दैट्स वाई ही वाज बीटन अप। और आगे आप ये भी लिख सकते हैं बाय हिज टीचर। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल है। होप कि आपको इसकी चीज़ समझ आ गई होगी। आगे है सर प्लीज़ टेल ओनली एक्टिव टेंसेज आर इनफ फॉर प्रीपेयरिंग इंग्लिश पेपर और वी नीड टू प्रीपेयर पैसिव टेंस आल्सो बिकॉज पैसिव टेंसेज आर अ लिटिल बिट टफ देन पैसिव। पैसिव टेंस आसान है दूसरे टेंसों से, ये दूसरे टेंस 12 हैं और पैसिव जो है ये सिर्फ 9 है। ठीक है, एक तो ये है कम, दूसरा पैसिव इंतहाई आसान है। आसान इसलिए है कि उन सबके में तीसरी फार्म लगनी है। ठीक है, वर्ब की तीसरी फार्म लगनी है सब के सब में, 9 के 9 में। ठीक है, और सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आपने समझना है थोड़ा सा, तो आपके पैसिव तैयार है। बाकी ये जो आपने पूछा कि ये करने लाजमी, तो आपको करने पड़ेंगे भाई। आपने अंग्रेज़ी वहाँ पे लिखनी है, सिविल जज के पेपरों में आपने अंग्रेज़ी लिखनी है। और वो इस तरह से अब वो पेपर पूछता है कि आपको अंग्रेज़ी आती हो ना, तो वो जिस तरह से ऐसे पूछता है आप ऐसे रट्टा मार के वहाँ पे लिख सकते हैं ना, आप जो है वो ट्रांसलेशन रट्टा मार के कर सकते हैं। जो रट्टे वाली चीज़ें थी वो तो इस साल उसने पूछी बड़ी मुश्किल है, और वो इसने इसलिए मुश्किल पूछी हैं ताकि पता चल सके सिर्फ वही लोग पास हों जिनको वैसे भी अंग्रेज़ी आती है। अब जिनको ये इस साल ईडियम या वो एक्टिव वो पेरो वर्ड नहीं आते थे लेकिन वैसे उनको अंग्रेज़ी आती थी, उन्होंने बाकी का 60% पेपर जो है वो ठीक हल कर दिया। ग्रामेटिकली उनको अंग्रेज़ी आती थी तो वो पास कर देगा उनको, उनको उसने फेल नहीं करना। उसने सिर्फ उन लोगों को हिट किया जो रट्टे मार के आते हैं उधर। वो लोग जो है वो इडियम्स को रट्टे मार लेते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स को रट्टे मार लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी भाई, ग्रामर आपको करनी पड़ेगी। अब उनको जज ऐसे चाहिए जिनको अंग्रेज़ी आती हो, मतलब अच्छी अंग्रेज़ी लिख लेते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने आर्डर जजमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं। वो आगे जो सुप्रीम कोर्ट तक वो जो है वो जजमेंट्स आर्डर जाते हैं, तो उनको अब जो है वो अच्छे अंग्रेज़ी वाले ही लोग चाहिए, और आपको ये अंग्रेज़ी करनी भी पड़ेगी। अब अदरवाइज़ आप सॉरी टू से आप इसको पास नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम को। अच्छा, आगे आ गया क्वेश्चन सर, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को फर्दर एलेबोरेट कर दें थैंक्स। गालबन ये मैंने थोड़ी देर पहले कर दिया तो इसको अब मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन आ गया सर, वी आर रीड एंड प्रैक्टिस द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर बट देर आर न्यूमरस एक्सेप्शन फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड रूल्स विच we are not aware of. We can find these in different books but still there are a lot of them. अच्छा, इस क्वेश्चन की जो है ना वो मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आ सकी। ये जो भी ब्रदर या सिस्टर है ये दोबारा अगर कोशिश करें तो आज इसको पूछ ले। जहाँ तक मुझे समझ आ सकी वो ये कह रहे हैं कि जो मेन हम ग्रामर करते हैं उससे हटकर भी कुछ रूल होते हैं, तो शायद ये उनकी बात कर रहे हैं कि वो रूल जो है हमको करने हैं या नहीं। तो वो रूल भी जो है हम वो ज़रूर करेंगे, जैसे वाक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल, इस किस्म के जो है वो असूल हैं। इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, एज और एज का इस्तेमाल, तो इस किस्म के वो जो जोड़ों में इस्तेमाल है, इधर और नाइदर नॉर गार्बन, इस किस्म की चीज़ों के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो ये सारे असूल जो है हम करेंगे इंशाल्लाह, और बड़ी अच्छी तरह से करेंगे। अगर तो आप यही पूछना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना जो है ना ये क्वेश्चन दोबारा पूछें, मुझे इसकी ठीक तरह से समझ नहीं आई।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर्स। पहले अच्छा सर सर्स ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में पढ़ा, किसी ने SIRS लिखा है सर्स। अच्छा, एंड मेंबर्स। अच्छा, ये भी आपने गलत लिख दिया। आप दे अपोस्ट्रॉफी आपने किस लिए लगाई इसमें, ये कोमा अपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी थी। अच्छा, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सर प्लीज करेक्ट दिस सेंटेंस, ही राइट्स लेटर और ही राइट्स लेटर्स। अच्छा, इसमें पहला जो फिक्रा है ना वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि आपने जो है ना लेटर इसके साथ लफज ए का इस्तेमाल करना था, ही राइट्स आ लेटर आना था। अगर आप इसमें ए का इस्तेमाल कर दें तो ये फिक्रा ठीक है। अब आपने इसमें ए का इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि ये जो है ना ये है कॉमन नाउन। नाउन की दो मेन जो किस्में हैं उनमें दो मेन किस्में हैं। एक है प्रॉपर नाउन जिसको जो फेमस चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे असलम, अकरम, मीनार पाकिस्तान, कैद आज़म। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है सारे। ठीक है। एक है कॉमन नाउन, मतलब मेज जो है, हर मेज को हम मेज ही कहेंगे, वो कॉमन नाउन है। मैन कॉमन नाउन है, वुमेन कॉमन नाउन है। ठीक है। अच्छा, बुक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये सारे नाउन, लेकिन ये कॉमन है, हर किताब को किताब कहेंगे। तो जो कॉमन नाउन है ना वो जब बे का है तो उसके साथ आपने ए लाजमी लगाना है। तो इसके साथ अगर आप ए लगा दें ना तो ये आपका जुमला बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ही राइट्स आ लेटर। अच्छा, अगला और आपने लिखा है ही राइट्स लेटर्स, तो ये ठीक है। ये दूसरी वाला जो है ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि लेटर्स जमा है, तो जमा जब आ गया तो उसके साथ ए लगाने की ज़रूरत ही नहीं, तो वो ठीक है। बाकी ही राइट्स ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि वाहद है, ही वाहद है, दोनों में आपने उसमें एस का इजाफा किया है वर्ब के साथ, तो वो ठीक है, बिल्कुल करना है वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जनाब दूसरे वाला ठीक है, ही राइट्स लेटर्स। अच्छा जी, आगे फिर वही आ गया। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव सेंटेंस एक्सप्रेशन। सेंटेंस एक्सप्रेशन का मैंने आपको बता दिया। आप अखबार लें कोई अच्छी, या कोई और अच्छी सी किताब लें, उसको पढ़ें, जहाँ पे भी कोई अच्छी फ्रेज़ लगे तो उसको आप अंडरलाइन करें और उसको जो है याद कर लें। मैंने आपको अच्छी अच्छी फ्रेजेस बताई हैं लिख के। मज़ीद आज मैं जो है या एक दो दिन में आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बताऊंगा कि अच्छी फ्रेजेस किस तरह की होती हैं। ठीक है। तो उन फ्रेजेस को आप जो है वो ये ज़हन नशीन कर ले। आप जब लिख रहे हो तो उनको इस्तेमाल करें अपनी लिखाई में। इडियम्स का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इडियम आपने नहीं लिखने। जहाँ पे ज़रूरत हो हमेशा इडियम वहाँ पे लिखते हैं, उससे आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल जो है ना वो आना चाहिए। अगर आपने जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल अगर आप सीख गए तो उससे भी आपका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी एंड में जो है ना, एंड में जाके जब ये सारी ग्रामर हम कर लेंगे तो मैं 15 से 16 गालबन जो है ना वो मैंने खुद तैयार किए हैं। वो असूल है 15 से 16, और बहुत ही आसान असूल है। वो मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छी अंग्रेज़ी लिखना सीख जाएंगे। मतलब एक तो बुनियादी अंग्रेज़ी है ना कि आप अंग्रेज़ी लिखते हैं, वो सिंपल अंग्रेज़ी है, लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरती नहीं होती उसमें। ये ठीक है कि आप उसमें ग्रामर की गलती वगैरह नहीं करते, लेकिन वो ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं होती। तो उस लेवल की अंग्रेज़ी को अट्रैक्टिव करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको अट्रैक्टिव कैसे करना। वो बड़ा आसान है तरीका। 8 से 10 वो फार्मूले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ऑफ का इस्तेमाल, ऑफ के दोनों तरफ जो है वो नाउन का इस्तेमाल करके जो है आप उसको अंग्रेज़ी खूबसूरत कर सकते हैं। एक मैं मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, उनमें से एक प्रिंसिपल ये है कि प्रपोजिशन के दोनों, ऑफ के दोनों तरफ नाउन का इस्तेमाल, मतलब ही वाज अ मैन ऑफ विजडम या ही इज़ अ मैन ऑफ विजडम। ठीक है। तो इसमें मैन भी नाउन है, विजडम जो है वो भी इसमें जो है वो नाउन है, तो बीच में आ गया ऑफ। ही इज़ अ मैन ऑफ ब्रेवरी। ठीक है। तो ये अंग्रेज़ी आपकी इससे खूबसूरत होगी। आप मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आप इन दोनों के साथ या इनमें से एक के साथ जो है आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। ठीक है। ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ ग्रेट ब्रेवरी। ठीक है। उसके साथ मतलब मौके की मुनासबत से आप जो भी उसमें मतलब एडजेक्टिव भी लगाना चाहें तो नाउन के साथ जो है वो एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ये तरीके मैं आपको बता दूंगा कि आपने उसको जो है वो कैसे एक्सप्रेशन जो है उसका ठीक करना है। बाकी आप रसल की किताब है ऑटोबायोग्राफी बाय सर बर्ट्रांड रसल। ठीक है।
तो वो किताब जो है ना बहुत ही अच्छा, उसने जो है ना उसका उसलूब जो है ना एक्सप्रेशन उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मज़ेदारी की बात ये है कि वो बात पीडीएफ में फ्री मिल जाती है। ये आप गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको पढ़े और देखे कि उसने एक्सप्रेशन किस किस्म का जो है वो लिखा है। बल्कि जो उसके शुरू के पेज है ना, जिसमें ये जब ये लोग किताबें लिखते हैं तो ये किसी ना किसी को गिफ्ट करते हैं अपनी किताबें, और वो उन किताबों पे अपने कमेंट्स देते हैं। तो उस किताब में ज़्यादातर कमेंट्स ये लिखे हुए हैं कि जो लोग अपनी अंग्रेज़ी को अच्छा करना चाहते हैं उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो किताब पढ़नी चाहिए अगर किसी को ये शौक़ है कि उसने वो किताब अपनी अंग्रेज़ी जो है वो ठीक करनी है। ठीक है, तो ये आप सीख जाते मसल जो है ना वो आपका इम्प्रेशन जो है एक्सप्रेशन जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा जी, आगे लिखा आई एम अनएबल टू यूज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पता नहीं किस किस्म का क्वेश्चन है, आई एम अनएबल टू यूज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, हो सकता है आपको ग्रामर का प्रॉब्लम हो, इसलिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो ठीक तरह से इस्तेमाल ना कर पा रहे हो। तो आप ग्रामर सीखें तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल जो है आ जाएगा। ठीक है, वक्त के साथ साथ। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे। तो मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है इनके जवाब बात देने के लिए। अगर मज़ीद कोई कमी रह गई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सवाल पूछने में आपने किसी किस्म की जो है ना वो झिझक महसूस नहीं करनी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।